अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आवाज आ रही है? कैन यू हियर? ओके ग्रेट, वेलकम बैक। कल एक्चुअली थोड़ी तबीयत मेरी अपसेट थी, सो आज कल हमने गोल सेटिंग थ्योरी को डिस्कस करना शुरू किया था। सो लेट्स क्विकली रिव्यू दैट गोल सेटिंग थ्योरी अगेन, जो कल डिस्कस की थी हमने। क्योंकि गोल सेटिंग थ्योरी में हम टोटल 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी एंड वी टॉक्ड अबाउट कि इस थ्योरी में हम टोटल 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ये 4 इसके पार्ट्स हैं। नंबर 1 गोल सेटिंग प्रोसेस, नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन objectives and goals, number 3 how goals contribute to self motivation and how to set effective goals and the problems of goal setting, और नंबर 4 MBO। तो हमने MBO को डिस्कस करना स्टार्ट करना है। ऊपर वाले तीनों एरियाज हमने डिस्कस कर लिए थे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जो पीटर ड्रकर ने इंट्रोड्यूस कराया था। MBO का सवाल भी 3 दफा आ चुका है पेपर में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MBO एग्जामिनेशन के अंदर कब कब टेस्ट हुआ है? quick overview of MBO. It was tested in March 19, it was tested in September 17, it was tested in September 16. So सितंबर 2016 में, सितंबर 2018 में, सॉरी सितंबर 2015 में, सितंबर 2015 में, सितंबर 2017 में और मार्च 2019 में। सो 2019 में, 2017 में और 2015 में 3 दफा ये सवाल आ चुका है। एमबीओ में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नंबर 1 एमबीओ की डेफिनेशन क्या है और एमबीओ का प्रोसेस क्या है। एमबीओ कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम अलाइन करते हैं एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स को विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एमबीओ की जो बैकबोन है दैट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। एमबीओ का जो पूरा सिस्टम है इट रिलाइज ऑन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। जब आप एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करते हैं गोल सेटिंग प्रोसेस में तो आप कोशिश करते हैं कि आप एम्प्लॉइज के पर्सनल गोल्स को उनके करियर गोल्स के साथ अलाइन करें। सो एमबीओ का जो पूरे का पूरा जो इसका प्रोसेस है इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी कॉल एज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। We involve employees in the goal setting process, ठीक है, and that is how we align employees objectives with organizational goals। हम employees के objectives को organizational goals के साथ align करने के काबिल तभी होते हैं जब हम उनको involve करते हैं goal setting process में। 1950s में पीटर ड्रकर ने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था which became very popular। एमबीओ का जो प्रोसेस है इसके 6 स्टेप्स हैं। देयर आर 6 स्टेप्स। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज देयर हैज टू बी क्लैरिटी ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। ये जो हायरार्की है गोल सेटिंग की ये कहता है कि एस्टैब्लिश होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर मतलब दे शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड थ्रू इजीली अंडरस्टूड मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स। हायरार्की है गोल सेटिंग की वो मीट होनी चाहिए। सबसे पहले विजन आता है, फिर मिशन आता है, फिर उससे गोल्स निकलते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं, उससे अपनी आप स्ट्रेटजीज को एस्टैब्लिश करते हैं। सो दैट हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला स्टेप कहता है दैट मिशन हैज टू बी क्लियर। अगर एक इदारे का मिशन क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली इदारा जो है वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेहतर काम करेगा। ठीक है। अभी हमने नवीद यहीं से एमबीओ से स्टार्ट की विजन। कल हमने गोल सेटिंग की इफेक्टिवनेस और उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे विद मल्टीपल एग्जांपल्स। वी जस्ट स्टार्टेड विद द एमबीओ टॉपिक। एमबीओ का मतलब होता है a process through which we seek to align organizational goals with employees objectives। हम एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अलाइन करते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज एमबीओ। सो एमबीओ का जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहला काम होता है दैट द मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। The second step is cascading of the objectives to the employees। Cascade का मतलब होता है तोड़ देना, to break down। Cascade कहते हैं break down को, तोड़ने को। ठीक है। आप ब्रॉडर गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ते हैं
और फिर आप फर्दर उन ऑब्जेक्टिव्स को डिपार्टमेंटल लेवल पे ब्रेक डाउन करते हैं, एसबीयू लेवल पे ब्रेक डाउन करते हैं, डिपार्टमेंटल लेवल पे ब्रेक डाउन करते हैं, टीम्स लेवल पे ब्रेक डाउन करते हैं, अल्टीमेटली आप एम्प्लॉइज के लेवल तक उनको ब्रेक डाउन करके ले आते हैं। इसे कहते हैं कास्केडिंग। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स है टू डबल द शेयर प्राइस, जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, इफ यू रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के डिफरेंस की। तो एक इदारे का कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है टू डबल द शेयर प्राइस इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इससे उस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है जी, तीन नई मार्केट सेगमेंट्स एक्सप्लोर करनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तीन नई प्रोडक्ट लाइंस इंट्रोड्यूस करनी है। नहीं, अब नहीं आएगा नवीद, स्क्रीन स्टक हुई थी, दैट्स व्हाई। इसी तरह एचआर का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेट्स से कस्टमर ह्यूमन रिसोर्स टर्नओवर जो है उसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, फिर अब आप ये पूरे डिपार्टमेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको फिर आप फर्दर टीम्स में डिवाइड कर देंगे, हर टीम को आप उनके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स देंगे। फिर आप आगे फर्दर इंडिविजुअल लेवल तक ले, तो आप इंडिविजुअल्स को उनके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डेडिकेट कर देंगे। इसे कहते हैं कास्केडिंग। इसे कहते हैं कास्केडिंग। कास्केडिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना। इसी You break down the objective from level to level within the organization and those objectives must be smart. वो smart होने चाहिए, ये भी डिस्कस किया था हमने। तो पहला, इसके अगर आप कीवर्ड्स निकाल लें तो पहला जो कीवर्ड है इसका, दैट इज मिशन स्टेटमेंट। एमबीओ का जो प्रोसेस है वो मिशन स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स शुड बी स्टेटेड थ्रू कंसाइज एंड इजीली अंडरस्टूड मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसका जो दूसरा स्टेप है वो है कास्केडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप ऑब्जेक्टिव्स को कास्केड कर लेते हैं, ठीक है, कास्केडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को कास्केड कर लेता है। तीसरा जो स्टेप है दैट इज द बैकबोन ऑफ एमबीओ। ये एमबीओ की बैकबोन ऐसे कहते हैं, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। दिस इज नोन एज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब है इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज इन द गोल सेटिंग। आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थ्रू हम एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स को उनके करियर गोल्स के थ्रू के साथ अलाइन करते हैं, हम उनसे मैनेज करते हैं। देन द फोर्थ स्टेप इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फिर जो आपने एम्प्लॉयज को उनके रिस्पेक्टिव गोल्स दिए हैं उनकी फिर मॉनिटरिंग भी तो करनी है ना, परफॉर्मेंस क्या हो रही है, अचीवमेंट कैसी जा रही है। सो देयर हैज टू बी अ सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप जो है ये रिवॉर्ड्स की बात करता है। आपने गोल सेट कर लिए, कास्केडिंग कर ली, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स आपने एस्टैब्लिश कर दिए, ठीक है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। तो पांचवा जो प्रोसेस है वो बात करता है रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर। देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवॉर्ड सिस्टम। आप एम्प्लॉइज को तब तक मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास उनको देने के लिए रिवॉर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो रिवॉर्ड सिस्टम क्या करता है, बेसिकली रिवॉर्ड सिस्टम मेजर करता है दैट हाउ एंड व्हेन द एम्प्लॉइज शुड बी स्ट्रेटेजिकली कॉम्पनसेटेड फॉर द वर्क दे डू। एम्प्लॉइज को आपने कैसे स्ट्रेटेजिकली कॉम्पनसेट करना है उस काम के अगेंस्ट जो वो काम करते हैं और वो डेमोन्स्ट्रेट, जो वो परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो द अचीवमेंट विच दे डेमोन्स्ट्रेट मस्ट बी अलाइंड विद द रिवॉर्ड्स एंड देन रिपीट द होल साइकिल। पूरी साइकिल को रिपीट करना है। सो ये ऊपर 5 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को रिपीट करना है। सो दिस साइकिल मस्ट बी रिपीटेड। सो एमबीओ का जो प्रोसेस है दैट्स अ वेरी सिंपल 6 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप कहता है इजीली अंडरस्टूड मिशन स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। दूसरा स्टेप कहता है कास्केडिंग होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स की। तीसरा स्टेप कहता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए। चौथा स्टेप कहता है मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पांचवा स्टेप कहता है रिवॉर्ड सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और छठा स्टेप कहता है साइकिल को रिपीट करना चाहिए। ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली पेपर में मार्च 2019 में क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी था, 8 नंबर का सवाल था मार्च 19 में। इट वाज 8 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर ने 6 नंबर में प्रोसेस पूछा था
दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी। 6 नंबर में एग्जामिनर ने एमबीओ का प्रोसेस पूछा था और 2 मार्क्स में उसके 2 प्रॉब्लम्स पूछे थे, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है ना। स्टेट द स्टेप्स मिस फातिमा शुड फॉलो इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमबीओ एंड देन ब्रीफली डिस्कस एनी टू डिफिकल्टीज। मिस फातिमा के बारे में एक सिनेरियो दिया जा रहा है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज कि ये एक देखने में ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक अपेरेंटली इट्स अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन हकीकत में ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पेपर में अपेयर हुआ था मार्च 2019 में, और ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे भी यहाँ पे गिवन है नीचे। दिस इज द क्वेश्चन। Ms. Fatma has recently joined as CEO of a medium-sized company. She has noted that organizational objectives are not clearly defined and communicated to employees. Therefore, she has decided to implement the system of MBU. So, what steps should Ms. Fatma take to implement MBU and the problems she could face in implementation of MBU? So, this was the question in the examination. MBO के फायदे क्या होते हैं? MBO सबसे पहले वर्क क्लैरिटी लेके आता है। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी ऑफ वर्क। MBO brings clarity of work. Just 2 minutes अदान हो रही है, 2 मिनट दीजिए। सो सबसे पहला MBO का बेनिफिट है कि MBO से क्लैरिटी आती है। जब आप कास्केडिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की और गोल्स की डाउन द एम्प्लॉइज, तो हर एक को पता लगता है कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एम्प्लॉय टू द ग्रेटर गुड ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो MBO जो है वो वर्क क्लैरिटी देता है आपको, नंबर 1। नंबर 2, MBO से employees and managers can distinguish, walaikum assalam beta, can distinguish between the tasks that are necessary and those that do not contribute to the organization.
So sorry for the interruption. जी, so MBO जो है ये एक सबसे पहले तो वर्क क्लैरिटी देता है आपको, इट ब्रिंग्स वर्क क्लैरिटी, ठीक है। दूसरा MBO आपको बताता है दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, विच इज दैट विच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और वो क्या चीज है जो कंट्रीब्यूट नहीं करती। तीसरा बेनिफिट ये है कि MBO से मैनेजर्स को एक रॉबस्ट रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। रॉबस्ट कहते हैं क्विक रेफरेंस पॉइंट को। रॉबस्ट मतलब होता है समथिंग दैट इज readily available and something that is flexible. readily available and flexible इसे कहते हैं robust reference point। यानी जब आप एम्प्लॉय लेवल तक गोल्स को डेवलप कर देते हैं, एम्प्लॉय लेवल तक आप ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाता है जिससे आप टीम ब्रीफिंग्स कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयज के उनके टारगेट्स एलोकेट कर रहे होते हैं, तो आप टीम ब्रीफिंग्स के दौरान MBO को एक रॉबस्ट रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज कर सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, जब आपने साल के बाद एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है। हेल्प इन डेलीगेशन एंड फीडबैक, ठीक है ना। तो एक रॉबस्ट रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है आपको बहुत सारे काम करने का। MBO से एक सेंस ऑफ पर्पस हासिल होती है। MBO से हर एम्प्लॉय जो है उसे एक सेंस ऑफ पर्पस हासिल होती है कि दैट ही और शी इज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है इदारे के अंदर, तो एक सेंस ऑफ पर्पस बिल्ड होती है। तो चार बेनिफिट्स है। नंबर वन, MBO के अंदर जो पहला बेनिफिट है दैट इज क्लैरिटी ऑफ वर्क। MBO से क्लैरिटी ऑफ वर्क आती है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और क्लैरिटी ऑफ वर्क पैदा होती है, ठीक है। MBO से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्या चीज इम्पोर्टेंट है और क्या चीज इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। MBO से आपको एक रॉबस्ट रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। You get a robust reference point of team briefings, performance appraisals। MBO से हमें एक सेंस ऑफ पर्पस हासिल हो जाती है। MBO से हमें एक सेंस ऑफ पर्पस, अगेन हर जुमले का एक कीवर्ड निकाल लिया करें, इससे वो जुमला याद रखना आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। MBO के ड्रॉबैक्स क्या है? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ MBO? MBO का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट। देखना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल लेवल्स तक ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करना, फिर टीम लेवल तक लेके आना, फिर इंडिविजुअल लेवल तक लेके आना। इसी तो ये जो कास्केडिंग है ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और पेन्स टेकिंग प्रोसेस है। और बहुत सारे इदारे ये सोचते हैं दैट इट इज अननेसेसरली एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट एन एक्सपेंसिव गोल ट्रैकिंग सिस्टम। necessarily expensive, yes, it's a very complex process, so many managers think कि ये unnecessarily expensive है इतना complicated process implement करना। so ये पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है कि MBO को implement करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट चाहिए होती है। पूरे इदारे से कमिटमेंट होगी तो MBO implement होगा, क्योंकि ये पूरे इदारे का प्रोसेस है। और जब आप MBO को implement करते हैं तो बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज, सो एम्प्लॉय में रेजिस्ट चेंज, एम्प्लॉइज जो है वो चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो पहला ड्रॉबैक जो है वो बेस करता है इसकी लेंथ के ऊपर कि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट्स अ वेरी पेन्स टेकिंग प्रोसेस। और दूसरा ड्रॉबैक जो है वो कहता है कि एम्प्लॉइज में रेजिस्ट टूवर्ड्स द चेंज व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट MBO। तो एम्प्लॉइज जो है वो रेजिस्ट करेंगे MBO को, ठीक है। पेपर में ये जो क्वेश्चन था, एग्जैक्टली ये तो बड़ी कॉमन सी बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है दैट पीपल सिंपली लीव द ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर अनएबल टू एक्सेप्ट द चेंज। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन था ऑटम 17 में। ऑटम 17 में ये 9 नंबर का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 9 था पेपर का, जस्ट रीड इट आउट। 9 मार्क्स में MBO का प्रोसेस एक्सप्लेन करना था, एक्टिविटीज और इसके बेनिफिट्स बताने थे, प्रोसेस और बेनिफिट्स, ठीक है। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसी तरह फिर ऑटम 15 में देयर वाज अ क्वेश्चन वर्थ 4 मार्क्स, 4 नंबर का सवाल था, सिर्फ बेनिफिट्स, 2 बेनिफिट्स MBO के बताने थे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और MBO के सिर्फ बेनिफिट्स बताने थे। तो बेनिफिट भी आ चुके हैं, ड्रॉबैक्स भी आ चुके हैं, प्रोसेस भी आ चुका है। It's a very interesting and a very comprehensive question, and this question brings us to the end of goal setting theory। यहाँ पे हम गोल सेटिंग थ्योरी को एंड कर देते हैं। गोल सेटिंग थ्योरी में हमने प्राइमरीली 4 चीजें डिस्कस की हैं, जस्ट टू शेप इट डाउन, रैप इट अप।
गोल थ्योरी में हमने डिस्कस किया है गोल सेटिंग का प्रोसेस और मिशन स्टेटमेंट, हायरार्की ऑफ गोल सेटिंग एंड मिशन, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ठीक है। और फिर हमने बात की हाउ गोल्स कंट्रीब्यूट टू सेल्फ मोटिवेशन, इसमें हमने डिस्कस किया वो लर्निंग ओरिएंटेशन एंड प्रूफ ओरिएंटेशन की बात की, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गोल सेटिंग, एंड देन वी डिस्कस्ड MBO, फिर हमने एंड पे बात की मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की। So that is how we bring this to an end of this particular topic. अगली जो theory है that is known as efficacy theory. The next theory is known as efficacy theory. Efficacy theory भी एक बड़ी एक interesting theory है। Efficacy theory क्या कहती है और इस theory का premise क्या है? Let's talk about it. एक concept है self efficacy. एक इंसान का अपनी एबिलिटीज में ये बिलीफ कि मैं काम करने का अहल हूं, आई कैन डू इट, आई कैन कंप्लीट अ टास्क इन अ सर्टेन सिचुएशन, इसे कहते हैं उसकी सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी इज बेसिकली द मेजर ऑफ अ पर्सन्स बिलीफ दैट ही हैज एबिलिटी टू अचीव अ टास्क टू सक्सीड इन अ गिवन सिचुएशन, इसे उसकी सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। द बिलीफ ऑफ अ पर्सन दैट ही इज एबल टू अचीव अ टास्क, आपका अपनी अपनी वो कहते हैं ना अपने जोरे बाजू में और अपनी कुव्वत में ये बिलीव कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बाज लोगों की सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी। बेटा अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपकी सेल्फ एफिकेसी कम होगी, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये एतमाद है, इसे खुद एतमादी कहते हैं, ठीक है ना। सेल्फ एफिकेसी जो है ये बिलीफ है कि आप एक फॉर एग्जाम्पल आपका ये बिलीफ है कि मैं अगर दिल से पढ़ूं ना तो मैं पेपर पास कर लूंगा। Now that is your self efficacy। और ये सेल्फ एफिकेसी कैसे हाई होगी? जब आप मेहनत करेंगे जिससे कॉन्फिडेंस पैदा होगा। हाँ एग्जैक्टली। सेल्फ एफिकेसी को हम एक स्केल बेसिकली मेजर करते हैं, वी हैव अ स्केल टू मेजर सेल्फ एफिकेसी, ठीक है ना। हम एक स्केल ड्रॉ करते हैं, इसमें हम सेल्फ एफिकेसी को मेजर करते हैं 4 लेवल्स के ऊपर मेनली। सेल्फ एफिकेसी कैन बी वेरी लो, कैन बी लो, कैन बी हायर, कैन बी वेरी हाई। 4 लेवल्स पे एग्जिस्ट कर सकती है आपकी सेल्फ एफिकेसी। इट कैन बी वेरी लो, ठीक है, बहुत लो है सेल्फ एफिकेसी आपकी, और इट कैन बी लो, ये लो है, और इट कैन बी हाई, ये आपकी हाई है, और इट कैन बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, आप में बहुत ज्यादा बिलीफ है कि मैं ये काम तो कर ही लूंगा। सेल्फ एफिकेसी अगर बहुत ज्यादा हो तो भी नुकसानदेह होती है, लो या वेरी लो हो तो भी नुकसानदेह होती है। अभी हम देखते हैं इसका ऑप्टिमल लेवल क्या है सेल्फ एफिकेसी का। तो सेल्फ एफिकेसी जो होती है that shapes your behavior, like by determining the belief a person holds regarding their power and ability to affect a situation. Self efficacy strongly influences both your power to face challenge competently and the choices you are going to make. जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है उनका जो इम्पल्स रिएक्शन होता है ना वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल एक्सेप्ट चैलेंज, उनका जो इम्पल्स रिएक्शन होता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। और जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी लो होती है, लो सेल्फ एफिकेसी पीपल विल अवॉइड चैलेंज, वो चैलेंज को अवॉइड करेंगे, उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि उनको काम ना करना पड़े, उनकी प्राइम कोशिश होगी कि उनको काम ना करना पड़े। तो ये आपके बिहेवियर्स हैं जो कि सेल्फ एफिकेसी से शेप होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपको कोई चैलेंज का सामना करना पड़ता है, so some people will naturally believe that they can succeed, so they will take the challenge, and some people will naturally believe that they will fail, so they will avoid the challenge. So people with strong or high self-efficacy are those who believe that they are capable enough of performing well, which means that they are more likely to view challenge something to be mastered rather than avoided. जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई या स्ट्रांग होती है वो चैलेंज को ऐसे देखते हैं कि ये चीज तो मैं कर लूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तो वो फिर एक मास्टरी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं रादर देन अवॉइडिंग दैट पर्टिकुलर चैलेंज, ठीक है ना। तो सेल्फ एफिकेसी जो है ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आती है। सेल्फ एफिकेसी से तो बेसिकली पहला जो इसका पार्ट है वो है डिफाइनिंग व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी, होती क्या है, दिस इज हाउ वी डिफाइन इट, ठीक है। और फिर इसके ये दिस इज ऑल कमेंट्री, सिर्फ पढ़ लें सारी कमेंट्री, दिस इज ऑल कमेंट्री। असल सवाल ये है द फंक्शंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी से हम क्या ह्यूमन फंक्शन सर्व करते हैं,
व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी? सेल्फ एफिकेसी 4 फंक्शन सर्व करती है आपके लिए। आपकी मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करती है, डिफाइन करती है, आपकी बिहेवियरल चॉइसेस को एस्टैब्लिश करती है, आपके थॉट प्रोसेस और थॉट पैटर्न्स और थॉट आपके रिस्पॉन्सेज को शेप करती है, और आपकी एकेडमिक प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करती है। तो सेल्फ एफिकेसी हैज 4 की फंक्शंस। इस पर्टिकुलर फिनोमेना के 4 फंक्शंस हैं जो कि ये सर्व करती है फॉर द इंडिविजुअल। नंबर 1, सेल्फ एफिकेसी आपको मोटिवेट करती है। पीपल विद हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी आर मोर लाइकली टू मेक एफर्ट टू कंप्लीट अ टास्क। इनकी मोटिवेशन हाई होगी एज कंपेयर टू पीपल विद लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है उनके वो ज्यादा परसिस्टेंटली काम करते हैं, वो ज्यादा परसिस्टेंटली काम कर, हाँ एग्जैक्टली, मोटिवेशन का चैप्टर अगर आपको मोटिवेट ना करे तो फिर क्या फायदा। तो वो ज्यादा परसिस्टेंटली काम करते हैं। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी लो होती है उनकी परसिस्टेंस कम होती है। लेकिन इसका एक नुकसान है, इसका एक ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा हाई है, सो दैट विल मेक यू ओवर कॉन्फिडेंट, लेस थॉरो, लेस वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है ना? अगर आप बहुत ज्यादा बिलीव करें कि मैं तो कर ही लूंगा, मसला ही नहीं है, तो ये चीज फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है। याद है बचपन में हमने वो एक कहानी पढ़ी थी कछुए और खरगोश की, हेयर एंड टॉर्टोइज, रिमेंबर दैट? तो उसमें वो जो खरगोश था, he became the victim of very high level of self-efficacy. He became overconfident, and for that purpose he did not prepare well. He was less thorough. ठीक है, लेस थॉरो था, प्रॉपर तैयारी नहीं की, लेस वेल प्रिपेयर्ड था, और अल्टीमेटली फेल हो गया। ठीक है ना? अल्टीमेटली फेल हो गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा होगी तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देगी, जिससे आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी। तो ये पहला फंक्शन है मोटिवेशन। सेल्फ एफिकेसी आपके बिहेवियरल चॉइसेस को डिफाइन करती है। रिमेंबर, किसी भी सिचुएशन में एक इंसान 2 किस्म के बिहेवियर्स को शो करता है। एक होता है एक्सेप्टेंस बिहेवियर और एक होता है अवॉइडेंस बिहेवियर। इंसान के बिहेवियर जो है वो किसी भी सिचुएशन में 2 किस्म के होते हैं, एक्सेप्टेंस बिहेवियर और अवॉइडेंस बिहेवियर। ठीक है? जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो टास्क के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी लो होती है वो टास्क को अवॉइड करते हैं। हाई सेल्फ एफिकेसी लीड टू टास्क बीइंग अंडरटेकन, whereas low self efficacy leads to the task being avoided. Now there is a very interesting question. ये स्केल देखें। अब ये आपका बिलीफ है, वेरी लो, लो हाई या वेरी हाई, और लेट्स सपोज ये आपकी एक्चुअल एबिलिटी है। दिस इज योर एक्चुअल एबिलिटी कि आप एक काम करने के कितने अहल हैं। दिस इज योर एक्चुअल एबिलिटी ऑन अ बिलीफ स्केल। ठीक है? अब यहाँ पे बड़ी मजे की स्टोरी पैदा होती है कि अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी आपकी एबिलिटी से बहुत हाई है, फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे खड़ी है सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, इतनी आप में अहलियत है नहीं जितना आप बिलीव करते हैं कि आप काम कर सकते हैं, आप कभी भी वो काम को अच्छे तरीके से सरंजाम नहीं देंगे। और अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी यहाँ पे है या यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेरी लो पे है, ठीक है, ये दो के आपके अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तब भी आप काम को चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। आपकी एक्चुअल एबिलिटी से सेल्फ बहुत हाई होना भी गलत है और बहुत लो होना भी गलत है। एक्चुअल एबिलिटी से सेल्फ एफिकेसी का बहुत हाई या बहुत लो होना भी गलत है। दोनों केसेस में हाँ फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? ऑप्टिमल लेवल ये होता है कि योर सेल्फ एफिकेसी शुड बी स्लाइटली हायर देन योर एक्चुअल एबिलिटी, यहां होनी चाहिए। अगर आपकी एबिलिटी यहाँ पे है तो आपकी सेल्फ एफिकेसी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपकी एबिलिटी यहाँ पे है तो आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, इट शुड बी हियर। योर सेल्फ एफिकेसी शुड बी स्लाइटली हायर देन योर एक्चुअल एबिलिटी, ये ऑप्टिमल लेवल होता है सेल्फ या। तो इस केस में फिर आप प्रिपेयर भी अच्छा करेंगे। ये पढ़े, हाई सेल्फ एफिकेसी बियॉन्ड one's ability level to complete a task can lead to poor execution of task, whereas low self efficacy below ability level can lead to underachievement and that stifle growth को रोक देती है। तो वो कहते हैं ऑप्टिमल लेवल जो होता है, आइडियल लेवल जो होता है सेल्फ एफिकेसी का, दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्लाइटली अबव योर एबिलिटी। जितनी आपकी अहलियत है उससे स्लाइटली ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए। सो योर सेल्फ एफिकेसी शुड बी स्लाइटली अबव योर एबिलिटी लेवल। ठीक है, दैट इज योर बिहेवियरल चॉइस।
तीसरा सेल्फ एफिकेसी का फंक्शन है, सेल्फ एफिकेसी आपके थॉट पैटर्न को शेप करती है, आपके सोचने के अंदाज को और आपके रिस्पॉन्सेज को शेप करती है। इसमें आगे फर्दर 4 पॉइंट्स हैं, इसमें आगे फर्दर 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है इसे कहते हैं एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो फेलियर को कैसे देखते हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ फेलियर, वो कैसे फेलियर को एट्रीब्यूट करते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को इल्जाम देना या जिम्मेदारी देना। एफिकेसी हाई होती है ना, और अगर वो लोग फेल हो जाएं तो वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि वो तो ये मानते हैं ना कि हम तो कर सकते थे, हमारे पास तो एबिलिटी थी, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट फेल हो जाता है पेपर में, तो वो अगर उसकी सेल्फ एफिकेसी हाई होगी तो ही विल ब्लेम आई कैप, ही विल ब्लेम द पेपर, पेपर बहुत मुश्किल था, आई कैप का कसूर है, मैंने तो बड़ी अच्छी तैयारी की थी। लेकिन जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी लो होती है, दे ब्लेम देमसेल्फ, वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, ठीक है ना, वो इंटरनली एट्रीब्यूट करते हैं। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई होती है वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, रिमेंबर दैट। इसीलिए सेल्फ एफिकेसी बड़ी खतरनाक चीज है, ये मोटिवेटर भी है, और ये अगर बहुत ज्यादा हो तो ये नुकसान भी देती है आपको। अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज्यादा है तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू। तो आपने बड़ा ख्याल रखना होता है अपनी सेल्फ एफिकेसी। अगेन हमारे इस थ्योरी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो अगर आप इस थ्योरी को अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो उसमें आप देखेंगे कि सेल्फ एफिकेसी इंसान अपनी खुद कैसे कंट्रोल कर सकता है। हम वो पोर्शन नहीं डिस्कस कर रहे यहाँ पे कि एक इंसान अपनी सेल्फ एफिकेसी खुद कैसे कंट्रोल करता है, बट यस अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज और हर सेल्फ एफिकेसी। दूसरा सेल्फ एफिकेसी जो है, इसमें आते हैं बैरियर्स एंड ऑब्स्टिकल्स। बैरियर्स जो होते हैं, जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है, बैरियर्स उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। वो एक रुकावट आएगी, वो उस रुकावट से और स्टिमुलेट होंगे और मेहनत करेंगे। और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी लो होगी, वो बैरियर्स और ऑब्स्टिकल से डिस्करेज हो जाते हैं, गिव अप कर देंगे। जैसे ही पहली रुकावट आएगी फौरन गिव अप कर देंगे, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग जो है वो कैफ के पहली अटेम्प्ट के बाद ही सीए छोड़ देते हैं। आई हैव सीन पीपल, दे आर द पीपल हु हैव वेरी लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, कि एक अटेम्प्ट दी, उसमें लेट से एक पेपर फेल हो गया, 2 फेल हो गए, दिल्ली हार के सीए क्विट कर दिया, ठीक है। लेकिन जिन लोगों में हाई होती है वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो लगे रहते हैं और वो कामयाब भी जल्दी हो जाते हैं अगर वो अपनी सेल्फ एफिकेसी को कंट्रोल कर लें तो। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है उनका होराइजन ब्रॉड होता है, वो बिगर पिक्चर देखते हैं, उनका विजन वसी होता है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी पीपल हैव अ ब्रॉडर विजन, दे एम्ब्रेस बिग पिक्चर, दे लुक एट द बिग पिक्चर, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी लो होती है उनकी सोच भी महदूद होती है, उनकी थिंकिंग भी लिमिटेड होती है, उनका फोकस जो होता है दैट इज ओनली ऑन अचीविंग रादर देन एक्सीडिंग। वो सिर्फ काम को अचीव करने के चक्कर में होते हैं, एक्सीड करने के की जस्तजू नहीं करते। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सीड, दे जस्ट वांट टू अचीव। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है, परसेप्शन ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क, परसेप्शन ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क, जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो काम को इतना आसान समझ लेते हैं जितना कि आसान होता नहीं है। यस, लीडर्स शुड हैव हाई सेल्फ एफिकेसी, लीडर्स शुड हैव हाई सेल्फ एफिकेसी। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है ना, वो काम को इतना आसान समझ लेते हैं जितना को आसान वो होता नहीं है। और जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी लो होती है वो काम को इतना मुश्किल समझ लेते हैं जितना मुश्किल वो होता नहीं है। दोनों केसेस ही गलत है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी take the task harder than actually it is. Low level of self efficacy take the task harder than actually it is, ठीक है। And high level of self efficacy they take the task easier than actually it is, वो काम को आसान समझ लेंगे हालांकि इतना आसान काम है नहीं। So this can result in poor planning, increased stress levels, ठीक है। लेकिन लीडर की अपनी भी तो एक सेल्फ एफिकेसी होती है ना, लीडर अपने आप में एक टीम भी चला रहा है और वो एक इंडिविजुअल भी है। लीडर इज एन इंडिविजुअल एंड अ टीम मैनेजर एज वेल। सो लीडर दोनों काम कर रहे हैं, लीडर जो है वो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 थॉट पैटर्न्स हैं, दे आर द 4 थॉट पैटर्न्स: एट्रीब्यूशन, बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स, होराइजन एंड परसेप्शन ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क। आखिरी फंक्शन है सेल्फ एफिकेसी का, एकेडमिक प्रोडक्टिविटी। जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है दे परफॉर्म बेटर एकेडमिकली एज कंपेयर टू दोस्त जिनकी सेल्फ एफिकेसी लो होती है।
हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी पीपल परफॉर्म बेटर एकेडमिकली एज कम्पेयर टू दोस्त जिनकी सेल्फ एफिकेसी लो होती है। क्यों बेहतर परफॉर्म करते हैं? बिकॉज दे आर प्रोएक्टिव, वो प्रोएक्टिव होते हैं। दे टेक कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, खुद कंट्रोल करते हैं अपनी लर्निंग को, ठीक है। एंड दे एंजॉय हैंड्स ऑन लर्निंग। बड़ी मेहरबानी यार, थैंक यू सो मच। सो 4 फंक्शंस हैं एफिकेसी के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोटिवेशन, हाई लेवल एफिकेसी वाला बंदा ज्यादा मोटिवेटेड होगा, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंट होगा सो दैट इज गोइंग टू मेक हिम लेस थॉरो, लेस वेल प्रिपेयर्ड। बिहेवियरल चॉइसेस, जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो टास्क को एक्सेप्ट करेंगे, जिनमें लो होती है वो टास्क को अवॉइड करेंगे। थॉट पैटर्न एंड थॉट प्रोसेस फर्दर 4 हैं। हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी विल एट्रीब्यूट फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी विल टेक द ब्लेम। High level of self-efficacy will take challenge from barriers, obstacles. Low level of self-efficacy will be discouraged and give up कर देगा. High level of self-efficacy person has a wider horizon, wider view. Low level of self-efficacy has a narrow view. High level of self-efficacy person will take the task easier than actually it is, and low level of self-efficacy person will take the task harder than actually it is. And academic productivity, high level of self-efficacy people are good academically, they perform better, and low level of self-efficacy people perform poor. Okay, कल इंशाल्लाह हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ेंगे और इक्विटी थ्योरी पढ़ेंगे। कल हम अपनी थ्योरीज रैप अप कर देंगे और ट्यूसडे को हम इंशाल्लाह रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन पढ़ेंगे। ट्यूसडे इज गोइंग टू बी द फाइनल डे फॉर दिस चैप्टर। सेल्फ एफिकेसी, अगेन वही बात आ गई ना, बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। अगेन बात वही है, हाई लेवल ऑफ प्रॉब्लमेटिक होती है। अगर हाई सेल्फ एफिकेसी होगी तो दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी होगी तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, आपका जो एक्चुअल लेवल ऑफ एबिलिटी है उसके कहीं इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उसके कहीं इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपकी सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। इट हैज टू बी स्लाइटली हायर देन योर एक्चुअल लेवल ऑफ एबिलिटी। ओके जी, चले कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फॉर द डे, लेट्स कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।